हेलो डियर एस्पिरेंट्स, ध्येय आईएएस आलमबाग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको इस वीडियो का पर्पज बता दूं और फिर उसके बाद हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पर्पज ये है कि जो यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम होने जा रहा है, इसमें जो पेपर 2 है यानी इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी, इससे संबंधित कौन से सवाल आ सकते हैं इस बार यूपीपीसीएस मेंस में, सवालों की प्रकृति क्या हो सकती है, कैसे उसमें नए नए डायमेंशंस का प्रवेश कराना है, किस तरीके से जो कंटेम्प्रोरी नॉलेज है, जो अपडेटेड मटेरियल्स हैं, ऐसे कौन से आयाम हैं जिनको जानना जरूरी है प्रश्नों के हिसाब से। तो हम अलग अलग एपिसोड्स में क्वेश्चंस पिक करेंगे और आपको सबसे पोटेंशियल जो सवाल हैं यानी जो सबसे संभावित सवाल बन सकते हैं उसका पूरा फ्रेमवर्क बताएंगे कि आंसर कैसे आप लिख सकते हैं बेहतर, इंट्रोडक्शन क्या होगा, उसके बाद का खंड में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन क्या होगा, जो अलग अलग आयाम पूछे जाते हैं प्रश्न में उन सबको आप कैसे डील करेंगे, इन सबको बहुत ही पिन पॉइंट जिसको कहते हैं प्रिसीजन के साथ बताएंगे। बहुत एक्सप्लेनेटरी नहीं होगा क्योंकि आप सब जानते हैं 150 शब्द में, 200 शब्द में और 125 शब्द में ही आंसर्स लिखे जाते हैं। तो बहुत ही ब्रीफ में आपको चीजें चाहिए, एग्जाम्पल्स भी आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए और जो उसके पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं, वो सब भी समराइज्ड वे में रहेंगे तो आप सबको रिवीजन करने में भी मदद मिलेगी। तो इसी पर्पज के साथ ये शुरू किया जा रहा है ये इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के बारे में आप सबको बताएं कि किस तरीके से हम अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं, पेपर 2, पेपर 3, अलग अलग सब सेगमेंट्स को उठाएंगे और उसमें सब संभावित सवालों पर चर्चा करेंगे जो मेंस के लिए एक बहुत ही एम्पावरिंग सेशन हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का जो पहला सवाल है वो साउथ एशिया और बे ऑफ बंगाल रीजन से संबंधित है। पहले हम सवाल लिखते हैं फिर आपको बताते हैं कि कैसे इसको डील करेंगे। तो हमें सवाल ये है कि साउथ एशिया और जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, बे ऑफ बंगाल रीजन, इसकी जो अस्थिरता है, जो इनस्टेबिलिटी है इस क्षेत्र में, वो भारत के हितों को कैसे प्रभावित करेगी, भारत के हितों को कैसे प्रभावित करेगी। 150 शब्द में लिखना है या 200 शब्द में आप लिख सकते हैं इसको। साउथ एशिया और बे ऑफ बंगाल रीजन में जो अस्थिरता है, इनस्टेबिलिटी है, वो भारत के हितों को किस तरीके से प्रभावित कर सकती है। एग्जाम्पल के रूप में 4-5 डायमेंशंस आपको इसमें बताने हैं और अपने उत्तर को पूरा करना है। तो सबसे पहले हम इस उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे। आप लोगों ने सवाल देख लिया होगा, इस सवाल को हम मिटा सकते हैं अभी। अब हम इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर ये है कि सबसे पहले आप जो है साउथ एशिया और जो बे ऑफ बंगाल रीजन है इसका एक इंपॉर्टेंस बताएंगे। इंपॉर्टेंस बहुत ब्रीफ में, इन योर इंट्रोडक्शन, अपने इंट्रो वाले पार्ट में। यानी साउथ एशिया में सब जानते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी, पीस और जो प्रॉस्पेरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी देशों के लिए, क्योंकि टेररिज्म से निपटना या इलीगल माइग्रेशन से निपटना या जितने बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इन सब से निपटने के लिए साउथ एशिया में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो बे ऑफ बंगाल रीजन है इसका भी 1-2 लाइन में आप इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल रीजन है इसमें बहुत संसाधन हैं, फिशरीज हैं, नेचुरल गैस और ऑयल के भंडार हैं। इन सब चीज़ों को, शेल गैस है, इनको देखते हुए आज बहुत सी ताकतों की निगाह इन सब क्षेत्रों पर है। तो बहुत ही ब्रीफ में आप सबसे पहले बता देंगे कि साउथ एशिया और जो बे ऑफ बंगाल रीजन है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन स्ट्रेटेजिकली। ये पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली, इन सब हिसाब से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इन सब क्षेत्रों में जो डिफेंस डील है, जैसे हम
पाकिस्तान और अमेरिका का देख लें तो इनके बीच में जो डील है वो इस रीजन को प्रभावित करता है। हर देश के अपने इंटरेस्ट हैं, चाइना का इंटरेस्ट इस सब रीजन में है, तो चीजें प्रभावित होती हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से स्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं जो साउथ एशिया को और जो बे ऑफ बंगाल रीजन है उसको अनस्टेबल बना रही हैं। तो सबसे पहले है एक अनस्टेबल जो लीडरशिप है। लीडरशिप साउथ एशिया में आप देखिए कि एक अस्थिर नेतृत्व हमें दिखाई देता है। अस्थिर नेतृत्व। आप नेपाल देखेंगे, नेपाल में जेनजी रिवॉल्यूशन हुआ और वहां सत्ता परिवर्तन हो गया। अक्सर वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो माओइस्ट पार्टी है, उसके और अन्य जो वहां के घटक दल हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके बीच में पावर शेयरिंग को लेकर के डिस्प्यूट होता रहता है और इससे सत्ता परिवर्तन होता है। और वो जो सत्ता परिवर्तन है वो निगेटिव रूप में चीजों को प्रभावित करता है, क्योंकि नई जो भी सरकार है, लीडरशिप है, कोई प्रो चाइना होता है, कोई प्रो इंडिया होता है और ऐसे में सारे हित प्रभावित हो जाते हैं। लाइकवाइज हम बांग्लादेश में देखें, बांग्लादेश में भी एक अस्थिर सरकार रही। 2023 तक शेख हसीना की सरकार थी, स्टेबिलिटी थी, नॉर्थ ईस्ट के साथ ढेर सारे प्रोजेक्ट शुरू हो चुके थे और बेहतर तरीके से पूरा काम हो रहा था। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप जो है और उसको स्ट्रेंथन करने का सारा काम हो रहा था। लेकिन बांग्लादेश में यूनुस की सरकार आई और यूनुस की सरकार ने सब कुछ जो है तहस नहस कर दिया। नॉर्थ ईस्ट के साथ जो कनेक्टिविटी थी वो भी प्रभावित हो गई, बाकी अन्य जो हमारे ट्रेड बिजनेस की चीजें हैं वो सब भी प्रभावित हो गई। इसी तरीके से आप पाकिस्तान देख सकते हैं। पाकिस्तान तो सदाबहार तरीके से अनस्टेबल है। यहाँ पे जो मिलिट्री जनरल्स हैं और अन्य वहाँ पे ISI का जो रोल है, उन सारी चीजों को अगर हम देखें तो हमें एक जो है अस्थिरता नजर आती है। इसके बाद श्रीलंका में अब थोड़ा स्टेबिलिटी है तो चीजें बेहतर दिख रही हैं। तो अनस्टेबल जो लीडरशिप है, ये आप पहला पॉइंट बताइए कि इसके चलते हमारी भारत के जो हित हैं वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि इसमें लीडरशिप अलग अलग तरीके से डिसीजन लेता है। ओली अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, उसके पहले के जो राष्ट्रपति प्रचंड हैं थे, प्रधानमंत्री थे, उनका अलग तरीके से डिसीजन था। तो एक पहला मुद्दा ये है, भारत के हितों पर इस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इन सब क्षेत्रों में आप देखेंगे सिविल वॉर की स्थिति होना, गृह युद्ध जैसी स्थितियां होना, इन सब क्षेत्रों में एथनिक वायलेंस होना, चाहे पाकिस्तान ले लीजिए, चाहे आप मधेशियों की बात कर लीजिए नेपाल में, या पाकिस्तान में बलोचियों की बात कर लीजिए, श्रीलंका में तमिलों की बात कर लीजिए, बाकी और जो अन्य जगह हैं, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज की बात कर लीजिए। तो एथनिक जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो सिविल वॉर है और जो यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट के भी प्रयास जो रहे हैं, मिलिट्री कू, ये सब चीजों ने बहुत बुरी तरीके से भारत के हितों को प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? अगर एथनिक वायलेंस हो रहा है तो जो भी ऐसी कम्युनिटी इन सब क्षेत्रों में रही है, भारत को उसमें इंटरवीन करना होगा, भारत के ऊपर प्रेशर होगा बोलने के लिए। बलोचों के बारे में, बलोचों के अधिकारों के समर्थन के पक्ष में भारत को बोलना और उसका फिर इम्पैक्ट पड़ेगा अलग प्रकार का। इसी तरीके से मधेशियों के हितों पर अगर भारत कुछ बोलता है तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया नेपाल रिलेशनशिप पे। तो ये सारी चीजें भारत के हितों को प्रभावित करती हैं, क्योंकि इसमें हमें एक डिसीजन लेना होता है कि हम कितना न्यूट्रल रहेंगे, कितना हम इसमें एंगेज होंगे। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, इससे भारत के हित प्रभावित होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है इल्लीगल माइग्रेशन। इल्लीगल माइग्रेशन और जो रिफ्यूजी क्राइसिस की स्थितियां हैं, रिफ्यूजी क्राइसिस। आप बता सकते हैं कि कैसे इल्लीगल माइग्रेशन और रिफ्यूजी क्राइसिस तेज गति से साउथ एशिया में बढ़ा है, और रोहिंग्या हो या कुकी चिन हो या चकमा हो या ढेर सारे ऐसे जो इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं वो भारत में प्रवेश करते हैं, और इसके साथ साथ जो स्पाई हैं, जो जासूस हैं, वो भी प्रवेश करते हैं। अभी कल नेपाल के रास्ते से एक चाइनीज वुमेन जो है एंटर कर रही है इंडिया के टेरिटरी में, तो वो भी एक जो है
भारत के हितों पर प्रभाव डालने वाली चीज है। अगर इलीगल माइग्रेशन बढ़ता है, रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ती है, तो भारत के हितों पर असर कैसे पड़ेगा? अगर बांग्लादेश से हम बात करें तो बांग्लादेश से जो लोग भी नॉर्थ ईस्ट में आए हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में आने के चलते यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो एक्सट्रीमिज्म है उसको बढ़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो जनजातियां रहती हैं, एथनिक कम्युनिटीज, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पर आएं, और इसके चलते वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स बनाते हैं। चाहे एनएलएफटी को ले लीजिए या उल्फा को ले लीजिए या पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर का है, ये सब ले लीजिए, तो एक्सट्रीमिज्म बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ एथनिक रीजनलिज्म बढ़ेगा। एथनिक जो रीजनलिज्म है, जो क्षेत्रीयतावाद है, ये चीज बढ़ जाएगी, यानी कि जो एथनिक कम्युनिटीज हैं उनके मन में एक अलग प्रकार का भाव आएगा कि इलीगल माइग्रेंट्स को या आउटसाइडर्स को भगाना है यहाँ से, तो वो एक क्षेत्रीयतावादी भावना के आधार पर काम करना शुरू करते हैं और वो धीरे धीरे सेपरेटिस्ट मूवमेंट में बदल जाता है। तो उसका खामियाजा भारत के हितों पर पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इलीगल माइग्रेशन फ्यूल्स सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इलीगल जो माइग्रेशन है, जो बांग्लादेश से, म्यांमार से, इन सब एरिया से हो रहा है, बे ऑफ बंगाल रीजन से हो रहा है, इसका भी इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि कैसे जो डेमोग्राफी डिसबैलेंस है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जो जनांकिकी संरचना है उसमें परिवर्तन आ जाएगा और सोशल कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें अविश्वास बढ़ जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें शामिल हैं। आप इसको समराइज्ड करके मेन पॉइंट को लिखेंगे कि कैसे साउथ एशिया में इस तरीके की जो स्थितियां हैं उससे भारत के हित प्रभावित हो रहे हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज या ट्रेड रिलेटेड जो इश्यूज हैं। ट्रेड रिलेटेड इश्यूज, इसमें आप बता सकते हैं कि हमारे जो साउथ एशिया के देश हैं, इन सब के बीच में आपस में कई प्रकार के पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं या जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं, रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स हैं, और इन सब चीजों के चलते इनका ट्रेड बिजनेस भी प्रभावित हो रहा है और ये ऐसे कुछ डिसीजंस भी ले रहे हैं। जैसे एक डिसीजन हम ये देख सकते हैं कि अभी भारत और बांग्लादेश का संबंध बहुत ही तनावपूर्ण स्थितियों में चल रहा है, तो इसके चलते बांग्लादेश ने अभी वहां पर जो बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसने पूरी लॉबिंग करना शुरू कर दिया है कि भारत से जो कॉटन यॉर्न आता है या फिर जो ब्लेंडेड यॉर्न आता है, इन सब पर कम से कम जो है 20% का सेफ गार्ड टैरिफ लगा दिया जाए। सेफ गार्ड टैरिफ का मतलब होता है कि एक टेम्पररी लेवल पर ऐसी ड्यूटी लगाना जिससे हम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो प्रभावित हो सकता है, सारा बायलैटरल ट्रेड भी प्रभावित हो जाएगा साउथ एशिया में। नेपाल का अगर हम देखें, नेपाल के साथ जैसे भारत ने जूट पर बैन लगा दिया था, नेपाल बीच बीच में कहता रहता है कि भारत हमें ज्यादा मार्केट नहीं दे रहा है और ट्रेड डेफिसिट हम ज्यादा झेल रहे हैं। भारत के पड़ोसी देशों का ये आरोप है कि भारत जो है ट्रेड सरप्लस में रहता है और ये ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, इसलिए मार्केट एक्सेस ज्यादा चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारत साफ्टा जो है एग्रीमेंट, उसके तहत ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस इन सब देशों को देता है अल्कोहल और टोबैको को छोड़ करके, लेकिन उसके बावजूद इनको ये बात समझ में नहीं आती कि भारत के साथ अगर बेहतर संबंध बनाते हैं तो उसका फायदा ट्रेड में भी इनको मिलेगा। लेकिन इनका दिमाग कहां जाता है, एक वो डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान ने चीन को एमएफएन का दर्जा दिया लेकिन भारत को नहीं दिया। पाकिस्तान पहला ऐसा स्टेट है, कंट्री है साउथ एशिया में जिसने चीन के साथ एफटीए किया है। मालदीव की बात करें तो मालदीव ने भी एफटीए किया है और अभी फिर से बात हुई है मालदीव और चीन के बीच में। बांग्लादेश एफटीए करने के कगार पर है चीन के साथ, यानी जो कॉम्प्रिहेंसिव सेपा जिसको बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये तो चीन के साथ इसका हो चुका है और ये बढ़ रहा है। मतलब ये सब देश ऐसे हैं जो जिनको भारत के साथ भी एफटीए करना चाहिए, ये भारत के बिल्कुल पड़ोसी हैं, लेकिन ये चीन के साथ जाकर के ज्यादा अपने ट्रेड रिलेशंस को मजबूत कर रहे हैं और चीन के बीआरआई का पार्ट बन रहे हैं। चीन के जो अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं, मैरीटाइम सिल्क रूट
प्रोजेक्ट है उसका, या उसका जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो ये सब चीजें भी भारत के हितों को प्रभावित करेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि देयर आर मल्टीपल रीजन्स, देयर आर मल्टीपल सिचुएशंस जो साउथ एशिया में हैं प्रेजेंट, और इन सब का प्रभाव पड़ता है। आप बे ऑफ बंगाल रीजन में देखिए तो म्यांमार में जिस तरीके की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, राजनीतिक अस्थिरता है, उसका भी इम्पैक्ट भारत के हितों पर पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एक मिलिट्री जुंटा की सरकार है, और जो मिलिट्री जुंटा सैन्य सरकार है वो प्रो चाइना है, बीआरआई का पार्ट है वो, और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है। अगर म्यांमार चीन के ज्यादा प्रभाव में रहेगा तो इधर भारत का जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है, या कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, या और हम इस तरीके के जो रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चला रहे हैं, वो सब बहुत ही प्रभावित हो जाएंगे। तो भारत के हितों को बहुत स्तरों पर जो है देखा जा सकता है कि कैसे प्रभावित हो रहे हैं। साउथ एशिया में जो ग्रेट पावर्स हैं उन सब का जो प्रेजेंस अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल रीजन में भी जो मतलब इनका वर्चस्व बढ़ रहा है और ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसका भी एक अलग इम्पैक्ट दिख रहा है। अमेरिका किस तरीके से बांग्लादेश को डील कर रहा है, अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान को डील कर रहा है। अभी नोबेल पीस प्राइज के मुद्दे पर जिस तरीके से उसने पाकिस्तान से बातचीत करी है या पाकिस्तान ने उसका समर्थन किया है, उन सब चीजों से दिख रहा है कि अब अमेरिका एक बार्गेनिंग मोड में पाकिस्तान और ये सब जो बांग्लादेश हैं या पड़ोसी देश, इन सबको यूटिलाइज कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट में। तो आप ये बता सकते हैं कि साउथ एशियन स्टेट्स को आज चाइना ही नहीं, कुछ और कंट्रीज भी यूटिलाइज करना चाहते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, और इनके बीच में जो है कनेक्शंस और पार्टनरशिप बढ़ रही हैं, चाहे वो टर्की को लेकर के और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच का संबंध जो बढ़ रहा है, या नेपाल के साथ इनका जो बढ़ रहा है, इन सब चीजों को देखा जाए, और भी ढेर सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो फाइनली इस उत्तर को हम ये सब बताएंगे कि ये कुछ एरियाज हैं जो सिचुएशंस हैं साउथ एशिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है तो उसका भारत के हितों पर असर पड़ेगा। बांग्लादेश में जब नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे पर ज्यादा टेंशन बढ़ा और यूनुस सरकार ने सीधे टारगेट करना शुरू किया सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, और वहां पर टेररिस्ट ग्रुप्स जाने लगे, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम या फिर जमाते इस्लामी बांग्लादेशी जैसे जो है ग्रुप्स वहां जाने लगे, इससे चीजों पर असर पड़ा। इसी तरीके से पाकिस्तान का जो आतंकवाद है वो सब चीजें बहुत प्रभावित करती हैं भारत के हितों को। ये सब बताते हुए आप कंक्लूजन में बताएंगे कि एक पीसफुल, एक स्टेबल, एक प्रॉस्परस साउथ एशिया केवल भारत के हित के लिए जरूरी नहीं है, सभी के मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सभी के हितों के लिए जरूरी है, और उससे रीजनल इंटीग्रेशन होगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा। इसमें आप एक ये बात भी बता सकते हैं कि दुनिया के और तमाम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो रीजनल कोऑपरेशन है या इंटीग्रेशन का लेवल है वो बहुत हाई है। वो सब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं कॉमन करेंसी, कॉमन जो है मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, वो एफटीए कर रहे हैं आपस में, कॉमन पॉलिसीज, इकोनॉमिक कम्युनिटी जैसे आसियान है, कम्युनिटीज बना रहे हैं और अपने डिफरेंसेस को दूर कर रहे हैं। और यहाँ साउथ एशिया में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो उसका जो खामियाजा है वो सभी देशों को भुगतना पड़ता है। इसलिए आप इसमें बता सकते हैं कि सभी को एक पीसफुल, प्रॉस्परस और स्टेबल साउथ एशिया के हित में काम करना चाहिए। धन्यवाद। अगले किसी प्रश्न के साथ फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे।